हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 10th के साइंस में प्रकाश परावर्तन से संबंधित कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आप लोगों को बताएंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण वह वस्तु हमको दिखाई देती है। अब वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वस्तु जो है वह दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक प्रदीप्त वस्तुएं, एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या क्या अर्थ है? प्रदीप्त वस्तुओं का अर्थ होता है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सबसे पहला तो प्रकाश उत्पन्न करने का जो स्रोत है वह है सूर्य। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पृथ्वी पर सूर्य ही प्रकाश का मुख्य स्रोत है। इसके बाद है बल्ब, उसके बाद है मोमबत्ती, उसके बाद है लैंप है। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, किसी दूसरे प्रकाश के द्वारा वह दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा। आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपनी कोई प्रकाश नहीं है। देखने में तो चमकता है, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि चंद्रमा के पास अपनी प्रकाश है। वह सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा को हम किस में रखते हैं? अदीप्त वस्तुएं में। चंद्रमा हुआ, मेज हुआ, लकड़ी इत्यादि वस्तुएं जो होती हैं, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं। इनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण। अब प्रकाश का गुण का मतलब होता है कि प्रकाश में क्या होती है। सबसे पहला गुण है प्रकाश एकदम सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एकदम सरल रेखा में चलती है। दूसरा, प्रकाश अगर तो किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वहां से वह परावर्तित होती है। तीसरा गुण यह है कि वह अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर सकती है। चौथा गुण है कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश में 7 रंग छिपे होते हैं और 7 रंग को देखने के लिए हमको एक प्रिज्म होता है जिसके द्वारा हम उसके 7 रंगों को देखते हैं। वह 7 रंग कौन कौन से होते हैं उसको एक छोटे से ट्रिक में हम समझ सकते हैं। BIBGYOR, बिब ग्योर कहते हैं। इसका मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी कि 7 रंग उसमें छिपे होते हैं। दूसरी चीज है प्रकाश का निर्वात में एक चाल होती है और वह चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रकाश की चाल होती है। ये कुछ प्रकाश के गुण हैं। और दूसरी चीज है कि प्रकाश में बहुत ही एनर्जी होती है और एनर्जी का मतलब कि किसी भी वस्तु को चमकाने की ताकत रखता है। अब हम समझेंगे कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण यानी कि जो पृथ्वी पर आती है, सूर्य की जो चीजें आती हैं वो किरण के रूप में आती हैं। और ये किरण जो होती हैं एक पुंज के रूप में आती हैं और ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं और वह तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अभिसारी। दूसरा है अपसारी और तीसरा है समांतर। यानी कि प्रकाश की किरण जो पुंज है वह 3 तरह की होती है। अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी का क्या अर्थ होता है? अभिसारी का अर्थ होता है कि ऐसे किरण पुंज जो आकर के एक बिंदु पर टकराते हैं, एक बिंदु पर आकर के टकराते हैं, उनको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी कि एक बिंदु पर टकराने वाली जितनी भी किरणें होती हैं वह है अभिसारी। अब इसका एग्जाम्पल आप लोगों को एक उत्तल लेंस ले लीजिए और उत्तल लेंस के द्वारा आप अगर तो सूर्य के प्रकाश को
गिराना चाहते हैं तो एक बिंदु पर आकर गिरती है, जो अभिसारी का एक रूप प्रकट करती है। दूसरा है अपसारी। अपसारी का मतलब यह होता है कि ऐसे किरण जो एक बिंदु से निकल करके फैलते हैं, एक बिंदु से निकल करके फैलते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपसारी। यानी कि जैसे मोटरसाइकिल की हेडलाइट, अगर तो मोटरसाइकिल को हम जैसे स्टार्ट करते हैं, लाइट जलाते हैं, उसकी एक किरण पुंज एक ऐसे फैलती है जो अपसारी को दर्शाती है। और तीसरा हमारा जो किरण पुंज है वह समांतर है। ये जो समांतर होती हैं ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं और सीधी रेखा में निकल जाती हैं। तो तीन तरह के किरण पुंज हो गए, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब हम प्रकाश का परावर्तन समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, अब प्रकाश का परावर्तन का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है। प्रकाश परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। एक समतल दर्पण ले लिया जाए और समतल दर्पण पर कोई एक किरण चलाई जाए। अब ये आपकी किरण चली और यह किरण चली, इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। जो आकर के दर्पण पे टकराया और टकराने के बाद जो टकराती और टकरा करके एक कोण बनाती हुई निकल जाती है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। यानी कि टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो अब ये प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन हो गया कि आपतित किरण आई और समतल दर्पण से टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई और यहां पर एक कोण बनाती है, और जिस बिंदु पर ये दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहते हैं परावर्तक बिंदु या परावर्तक तल। यानी ये एक चिकना तल होता है जिससे टकरा करके वह निकलती है। अब हम इस पे हम कोण भी बना सकते हैं। अगर तो हम इस बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींच दें तो जिसको हम कहते हैं अभिलंब, जिसको हम कहते हैं अभिलंब। अब यह अभिलंब के द्वारा हम दो कोणों के रूप में बता सकते हैं। अब इसमें दो कोण कौन कौन से हैं, एक है इसको कहते हैं ये तो यहां पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आई कहते हैं, और यह आई जो होता है इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और यहां से जब किरण परावर्तित हो रही है तो यहां भी एक कोण बन रहा है, यानी अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आपको परावर्तन का नियम बता रहे हैं कि परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन का दो नियम क्या है, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के दो नियम क्या हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा उस पर खींचा गया एक लंबवत अभिलंब सब एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम इसका क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण यानी कि कोण आई बराबर कोण R,
ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर तो ये 50 अंश का कोण बन रहा है तो ये भी 50 अंश का, 30 अंश का बनेगा तो 30 अंश का परावर्तन कोण भी बनेगा। यानी कि दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ चीजें बताएंगे कि गोली दर्पण होता क्या है। गोली दर्पण जो है एक गोले से काट करके बनाई गई आकृति होती है। यानी कि एक गोला होता है और गोले से काट करके बनाई गई आकृति होती है। इसमें गोले को इधर से काट लिया जाए, इधर से काट लिया जाए, तो ये जो बनेगा यानी कि कटा हुआ भाग, जैसे एक कटा हुआ भाग ये है, दूसरा कटा हुआ भाग ये है। अब इसके एक साइड में हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, रेड ऑक्साइड से हम पेंट कर देते हैं। यानी कि पेंट कर देंगे, इधर से हम पेंट कर दे रहे हैं तो एक दर्पण बन जा रहा है, इसके इस साइड से हम पेंट कर दे रहे हैं तो दूसरा दर्पण बन जा रहा है। अब ये जो गोली दर्पण होता है ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं गोली दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। अब पहचान करने का तरीका क्या है कि जब, अब देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है कि जब उभरा हुआ भाग पर पालिश किया हो, तो उभरा हुआ भाग पर पालिश किया हुआ हो और जिस पर चिकना हो, जिधर से हम देखना चाहते हैं वह दबा हुआ हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। यानी कि जो उभरा हुआ पालिश हो और दबा हुआ चिकना हो, ऐसे दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। यानी कि M1 M2, इसको मिरर कहते हैं, M2। दूसरा यह है कि ऐसा गोली दर्पण जिसका चिकना भाग उभरा हो और पालिश किया हुआ भाग दबा हो, उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये दो प्रकार के हो गए। यानी कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। दो प्रकार के गोलीय दर्पण हो गए। गोली दर्पण से संबंधित अब कुछ हम परिभाषाएं आप लोगों को बताएंगे। अब वो परिभाषाएं क्या हैं, सबसे पहले हम जानेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का एक हम दर्पण छोटा सा बना ले रहे हैं, गोली दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है, एक गोली दर्पण बना लिया गया। अब इसमें ध्रुव होता कहाँ है, यानी कि यह हो गया M1 एक कोर और ये M2 दूसरा कोर। इसके मध्य में एक बिंदु होती है जिसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, जहां से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यानी कि एक मुख्य अक्ष होता है जहां से वो गुजरती है, यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु पर एक रेखा गुजरती है, उसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इसके बाद हम इसमें आते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता या वक्रता केंद्र, पहले जान लीजिए वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, जब हम किसी गोले को बनाते हैं तो जब गोला बनता है तो इसके लिए एक केंद्र होना आवश्यक है। यानी कि केंद्र जब तक नहीं रहेगा तब तक हम गोला नहीं बना सकते हैं। तो गोला बनाने के लिए एक केंद्र चाहिए और एक त्रिज्या चाहिए। तो इस केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, क्योंकि यह गोला है, खोखला गोला है और इसी से हमको दर्पण बनाना है। तो वक्रता केंद्र यानी कि गोला के बीच के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा हमको पढ़ना है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या का मतलब यह होता है कि जिस त्रिज्या को लेकर के उस गोले को बनाया जाता है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, वक्रता त्रिज्या हो गया। इसके बाद हमको पढ़ना है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पहले भी हम आपको बताए हैं कि मुख्य अक्ष उस रेखा को हम कहते हैं जो
दर्पण के ध्रुव से होकर के गुजरती है। और जब हम प्रकाश के जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं तो जो भी वस्तु को हम रखते हैं उसको मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है। यानी कि चौथा पोजीशन हमारा बनता है मुख्य अक्ष, यानी कि चौथा जो पोजीशन बनता है वह मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद जो आता है 5वें नंबर पर उसको कहते हैं वक्रता। अब उसके बाद जो आता है वह है फोकस। फोकस, अब फोकस किसे कहते हैं? फोकस का मतलब यह होता है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच एक बिंदु स्थित होता है जिसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच स्थित, यानी कि स्थित का मतलब एकदम मध्य बिंदु पर स्थित, उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। अब आ जाइए 6वें पोजीशन पर आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? अब फोकस दूरी क्या होता है? देखिए, फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से हम प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और जान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या जिसको हम कहते हैं कैपिटल आर, और फोकस दूरी जिसको हम कहते हैं स्मॉल एफ, इन दोनों में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है? आर बराबर होता है 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। ये होता है ना। या हम कह सकते हैं फोकस दूरी बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस और फोकस दूरी। ये हमको गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसके द्वारा हम गोली दर्पण से प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। और उसमें हम लोगों ने एक संबंध पढ़ लिया, वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f, यानी r बराबर 2f या f बराबर r/2। हाँ, अब हम आपको अभी समझाए हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक चीज आप लोगों को बताना, उसमें बताए नहीं थे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है माइनस में होती है। जब आपको अगला वीडियो बताएंगे तो उसमें आप लोगों को पूरा समझाया जाएगा कि यह किस पर आधारित होती है। यह ज्यामिति पर आधारित है कि कैसे ये क्वेश्चन कैसे माइनस होता है। अब इसमें हम लोगों को निकालना क्या है? दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो दिया क्या है? वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 50 सेमी। अब देखिए, जब हम अवतल दर्पण लेते हैं तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो माइनस में होती है, तो -50 सेमी। अब हमको दर्पण की लिखेंगे तो दर्पण की फोकस दूरी f बराबर r/2। f बराबर क्या हो जाएगा? r/2, यानी f बराबर -50/2। काट देंगे तो कितने बार में कटेगा? 25, यानी f बराबर हो जाएगा -25 सेमी। यही हो जाएगा इसका आंसर। ये 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है और बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को देखने के बाद अगर तो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।